इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक मेडिकल एक्सपर्ट के नजरिए से समझेंगे कि मासिक धर्म चक्र के दौरान शराब यानी अल्कोहल हमारे डेलिकेट एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कैसे रिएक्ट करती है। अक्सर लगता है ना कि दर्द के समय एक ड्रिंक लेने से रिलैक्स फील होगा, लेकिन क्लिनिकल डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये हमारे हार्मोन्स को गहराई से प्रभावित करने वाला एक बहुत ही एक्टिव केमिकल फैक्टर है। तो आइए जल्दी से आज के इस क्लिनिकल एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम हार्मोनल इम्बैलेंस से शुरुआत करेंगे, फिर मूड स्विंग्स, डिहाइड्रेशन और क्रैम्प्स पर बात करेंगे और अंत में कुछ हेल्दी बेवरेज विकल्पों और मेडिकल ट्रैकिंग पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, शराब और हार्मोनल असंतुलन। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि शराब का सेवन हमारे बेसलाइन हार्मोन्स के स्तर को किस हद तक डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ एस्ट्रेडियोल को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि ओव्यूलेशन के आसपास जब इस हार्मोन का लेवल नेचुरली बढ़ता है तो ये शराब के प्रति शरीर की क्रेविंग या रिवॉर्ड सिस्टम को और बढ़ा देता है। मतलब बायोलॉजिकली इस स्पेसिफिक फेज में ज्यादा शराब पीने की इच्छा स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है ना हैरानी की बात। अब जरा इस स्लाइड के कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हमारा बिल्कुल बैलेंस में काम करने वाला एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरी तरफ है शराब पीने के बाद की स्थिति। शराब आर्टिफिशियली शरीर में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों के लेवल्स में अचानक से एक स्पाइक ला देती है, और जब ये हार्मोन्स इस तरह बिगड़ते हैं तो पूरा मासिक धर्म चक्र ही अनियमित होने लगता है। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार ढंग से समझाता है कि कैसे रेगुलर ड्रिंकिंग से हमारा HPA एक्सिस बाधित होता है। यह सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बैलेंस को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH को भी बदल देता है। नतीजा, ओव्यूलेशन में देरी या शायद एन ओव्यूलेटरी चक्र जिसमें अंडाशय से अंडा रिलीज ही नहीं होता। जो लोग कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए फर्टिलिटी को काफी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सेक्शन 2, मूड स्विंग्स और बढ़ती एंग्जाइटी। अब उस सबसे कॉमन बिहेवियरल गलतफहमी की बात करते हैं जो अक्सर शराब और पीरियड्स के स्ट्रेस से जुड़ी होती है। सवाल ये है, क्या शराब सच में पीरियड्स के दर्द और स्ट्रेस से राहत दिलाती है? अक्सर दर्द या टेंशन कम करने के लिए वाइन का एक ग्लास लेने का मन करता है, लेकिन क्या ये वाकई फिजियोलॉजिकली फायदेमंद है? चलिए देखते हैं। यहां आता है द रीबाउंड इफेक्ट। देखिए, तुरंत मिलने वाला वो आराम बिल्कुल टेम्पररी है। असल में शराब एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करने के बजाय एक सिवियर रीबाउंड इफेक्ट ट्रिगर करती है। ये शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स, खासकर मैग्नीशियम को सोख लेती है, और जैसे ही शराब का असर उतरता है ब्लड शुगर क्रैश होता है, चक्कर आते हैं और थकान व चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी और PMS के मूड स्विंग्स को कम करने के बजाय पहले से भी ज्यादा बिगाड़ देती है। सेक्शन 3, डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स और थकान। चलिए आप देखते हैं कि फिजिकल लेवल पर शराब सीधे तौर पर शरीर के दर्द को कैसे इंटेंसिफाई करती है। इसे समझने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर ध्यान देना जरूरी है। ये वो केमिकल्स हैं जो गर्भाशय यानी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शराब का सेवन इन केमिकल्स के बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देता है। रिजल्ट, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और गर्भाशय में बहुत एग्रेसिव संकुचन होता है, जिसका सीधा मतलब है गंभीर और असहनीय क्रैम्प्स। ये चेन रिएक्शन कॉज एंड इफेक्ट को बिल्कुल क्लियरली मैप करता है। शराब एक नेचुरल डायूरेटिक है, यानी ये शरीर से पानी को तेजी से बाहर निकालती है, जिससे पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। इस एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड और म्यूकस गाढ़ा होने लगता है। अब सोचिए, इस गाढ़े फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय को और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, राइट? बस यही वजह है कि यूटेराइन क्रैम्प्स और थकान एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अक्सर सिवियर क्रैम्प से परेशान होकर हॉट वाटर बॉटल या बाहरी पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये रियलाइज ही नहीं होता कि शराब के सेवन ने ही शरीर को डिहाइड्रेट करके इस मस्कुलर पेन को कई गुना बढ़ा दिया था और यूट्रस के लिए एक बेहद होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। सेक्शन 4, स्वास्थ्यवर्धक पेय विकल्प। क्योंकि इस सबसे बचने का सबसे बेहतरीन उपाय हाइड्रेशन है, तो आइए अब कुछ ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बेवरेज चॉइसेस पर शिफ्ट होते हैं। अगर हम इन विकल्पों को कंपेयर करें तो मेडिकली ये बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है कि हाई शुगर कॉकटेल और कैफीन वाली कॉफी से बचना चाहिए। हाई शुगर ड्रिंक्स ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं और कैफीन एंग्जाइटी और रेस्टिंग हार्ट रेट को बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय स्पार्कलिंग वाटर या हर्बल टी को चुनना चाहिए। ये न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि ब्लोटिंग और टेंशन को कम करके हार्मोन्स को भी सपोर्ट करते हैं। मॉकटेल्स एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
ताज़ा पुदीना, हरी पत्तियां या अन्य फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को पानी में इन्फ्यूज करके एक न्यूट्रिएंट रिच ड्रिंक बनाया जा सकता है। ये शरीर को बिना किसी इन्फ्लेमेटरी साइड इफेक्ट्स के वो ज़रूरी हाइड्रेशन देता है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लिनिकल गाइडलाइंस एकदम क्लियर हैं। दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास फ्लूइड्स पीना बहुत क्रूशल है। इतना फ्लूइड म्यूकस को पतला करने में मदद करता है, जिससे प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी पीरियड के दर्द में काफ़ी हद तक नेचुरल रिलीफ मिलता है। सेक्शन 5 ट्रैकिंग और चिकित्सा मार्गदर्शन। फाइनली हम ये डिस्कस करते हैं कि इन सभी वेरिएबल्स को मॉनिटर कैसे किया जाए और कब एक प्रोफेशनल डॉक्टर की मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। एक सख्त डेली ट्रैकिंग रूटीन फॉलो करना अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। स्लीप पैटर्न्स, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल वेलबींग और शराब के इनटेक को नोट करना चाहिए। जब फ्लो और क्रैम्प्स की सिवियरिटी रिकॉर्ड होती है, तब आसानी से डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं कि कौन सी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि ड्रिंकिंग, साइकिल के फिजिकल लक्षणों को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। हमेशा शरीर के वार्निंग साइंस को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर साइकिल्स लगातार 21 दिन से छोटे या 35 दिन से लंबे हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बिना देरी किए एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर इन क्रोनोलॉजिकल चेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा बालों का विकास, सिवियर एक्ने, मुहासे या एक्सट्रीम थकान जैसे सिस्टेमिक इश्यूज आ रहे हैं, तो ये मामला और सीरियस हो जाता है। ये डीपर हार्मोनल इम्बैलेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन और टारगेटेड ट्रीटमेंट प्लान की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ज़रा इस बारे में सोचिए। अगर शराब शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बेसलाइन को इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब करती है, तो इस महीने हार्मोनल बैलेंस वापस पाने के लिए कौन सी सिंपल हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? टेम्परेरी रिलीफ के बजाय हाइड्रेशन और हेल्दी विकल्पों को चुनना लॉन्ग टर्म साइकिल हेल्थ के लिए साइंटिफिकली बैक्ड और सबसे पावरफुल चॉइस है।